नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे जो भी घटनाएं घट रही हैं जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में उनके बारे में। खास तौर पे हमारी नजर होगी पिछले सप्ताह घटे घटनाओं पर। राजीव रंजन जी इन सब मामलों में महारत रखते हैं और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, जिसका डिस्क्रिप्शन हम देंगे कमेंट सेक्शन में। और हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आप अलग अलग तरह के मुद्दों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा पा सकते हैं राजीव रंजन जी से। तो आज की हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले सप्ताह जो एक घटना घटी वो है नेपाल में जो जन जज जिनको कहा जा रहा है उनके द्वारा एक तरह का बगावत, और उस बगावत के कारण वहां के सरकार का एक तरीके से पलट जाना, कुछ मंत्रियों पे हमला भी हुआ और ऐसा लगा कि एक अराजकता की तरफ नेपाल बढ़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे समझ सकते हैं? आखिर ऐसे कौन से कारण हैं आपके हिसाब से जिसके चलते एकदम से एक दिन ये खबर आ जाती है कि नेपाल में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है और वहां पर मंत्रियों की पिटाई हो रही है, प्रधानमंत्री को सेना बचा कर ले जा रही है? आखिर ऐसे कौन से कारण आपकी नजर में रहे जिसके कारण नेपाल इस दिशा में आगे बढ़ा? जी राजीव जी। बहुत बढ़िया सवाल है कमल जी आपका। देखिए, नेपाल जो है ये एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। यूनिक एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विगत 4 वर्षों में यदि आप देखें तो 2022 में श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन तो नहीं कहेंगे पर नेताओं के खिलाफ ऐसी गुस्सा उमड़ा था और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार श्रीलंका में जीत गई। आज की डेट में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो एक कम्युनिस्ट नेता है। फिर वैसा ही हमने बांग्लादेश में देखा कि बांग्लादेश के अंदर में भी जो शेख हसीना जो वहाँ की कर्ता धर्ता थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत में उन्होंने शरण ली। ऐसे हमने देखा जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तब पाकिस्तान के अंदर में लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ कि आर्मी कैंटोनमेंट में घुस के उस कैंटोनमेंट के सबसे बड़े अधिकारी के घर को आंख के सुपुर्द कर दिया, फूंक डाला। अब हम नेपाल में देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि विगत 4 वर्षों में हमने अलग अलग साउथ एशियन या सार्क कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है वहां पर हमने विद्रोह की चिंगारी देखी है, सुलगी है कैसे ये विद्रोह की चिंगारी और इससे कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसका हमें उदाहरण मिला। परंतु ये सारी की सारी जो जनता का जो विद्रोह था वो एक स्पेसिफिक पार्टी के तरफ गुस्से के रूप में उसका इजहार हुआ था। परंतु नेपाल एक यूनिक एग्जाम्पल मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेपाल में अक्रॉस द पार्टी लाइन लीडर्स की कुटाई हुई है, सड़कों पे पिटाई हुई है जनता द्वारा। अब आप देखिए नेपाल के अंदर में जो नेपाली कांग्रेस है इनके 2000 से लेकर 2025 के बीच में शेर बहादुर देउबा और आपके उसके पहले गिरजा प्रसाद कोइराला जो मनीषा कोइराला के चाचा जी हैं, ये रहे वहाँ के प्रधानमंत्री और ये दोनों कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाली पार्टी है नेपाली कांग्रेस। उसके बाद हमने देखा कि प्रचंड जो जिनको पुष्प कुमार ढहल नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट, इसके वो नेता रहे हैं, वो भी प्रेसिडेंट बने 2007 या 8 में जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में ओपी शर्मा ओली जो केपी शर्मा ओली जो अभी जिन्होंने जो छोड़ के भागे हैं और जिन्होंने त्यागपत्र दिया है वो प्रधानमंत्री थे। वो बिलोंग करते थे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। प्रचंड जो थे वो माओइस्ट थे और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इसको बिलोंग करते थे। इसके अलावा वहां पे एक नेशनलिस्ट पार्टी रही है, प्रो मोनार्की पार्टी रही है, फेडरलिज्म में विश्वास करने वाली पार्टी रही है। उसके जो शेर बहादुर थापा जो उसके नेता रहे हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर नेपाल के रहे हैं। तो इन सारे लीडर्स और इन सारे पार्टियों के नेताओं के घरों पे जनता ने आक्रमण किया है। यानी किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी जो है
वो नेपाल में काम नहीं आई, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम में नहीं आई, और जनता ने ये माना, जेनजी जो आप बोल रहे हैं, जो जिन बच्चों का जन्म 1996 से लेके 2009-2010 के बीच में जन्म हुआ है, उनको हम जेनजी जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो 1996 से 2010 के, अब मतलब ये करीबन 28-29 साल के बच्चों से लेके, तो आप समझिए 15-16 साल तक के बच्चों की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने विद्रोह किया है, ऐसा बार बार मीडिया में कहा जा रहा है। परंतु ये बहुत ही सरल बनाना होगा, मतलब इस पूरे के पूरे आंदोलन को। यह आंदोलन इतना सरल नहीं था, क्योंकि हर तरह के पार्टी के लीडर्स के ऊपर में आक्रमण हुए, उनके घर फूके गए। इसका मतलब है कि अक्रॉस द एज एंड अक्रॉस द स्टेट्स, प्रोविंसेस, ये गुस्सा था। और जब तक इन बच्चों के माता पिता की हामी नहीं हो, तब तक ये बच्चे थोड़ा ना सड़कों पे निकल के जो है इस तरीके की तबाही मचाएंगे। भाई 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे हमारे क्या भारत देश में ऐसा कर सकते हैं? आप सोचिए। ये सोचने के मतलब, ये परिकल्पना के भी विपरीत है इस तरीके की बात। तो इसका मतलब है कि इसमें पूरी तरीके की हामी जो है वो और भी एज ग्रुप के लोगों की रही है। वो बात अलग हो सकती है कि जेनजी आगे था, जेनजी ने आगे बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, परंतु ये जो मेन आंदोलन होने का कारण है वो है बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, बढ़ता हुआ एलिटिज्म, और ये उन सारे देश के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि संकेत है या इंडिकेशन है कि जिस भी देश में बहुत बड़ी बेरोजगारों की युवा सेना तैयार हो, वहां पे करप्शन नहीं करना चाहिए। यदि करप्शन फैलेगा तो आज नहीं तो कल इस आंख की लपटों में जो है इन देश के नेता भी आएंगे। जी कमल जी। एक बात यह भी कही जा रही है कि कुछ विदेशी हाथ हो सकता है इसमें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थियरी चलाने की कोशिश हुई है। आप क्या इस तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही है उसको कुछ हद तक ठीक मानते हैं कि विदेशी हाथ भी था, या अमेरिका का या चीन की तरफ से कुछ प्रोत्साहन था जो बागी लोग थे उन्हें, या फिर ये एक स्वतः स्फूर्त चीज थी जो नेपाल में खुद भरकर सामने आई? देखिए, कितना भी विदेशी हाथ कहीं पे कुछ भी कर ले, जब तक जनता उस देश की नहीं चिड़ी हुई अपनी सरकार से, तब तक कितने भी विदेशी ताकतें हाथ मार लें, पैर मार लें, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो विदेशी ताकतें सिर्फ आपको पैसा दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती है। आप सड़कों पे उतर रहे हो, आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो रहे हो, आप पुलिस की लाठियां खाने के लिए तैयार हो रहे हो, गोली खाने के लिए तैयार हो रहे हो, ये कोई विदेशी ताकतों के कारण नहीं है। इससे समझिए कि कितना आक्रोश, कितना गुस्सा जो है वो लोगों के अंदर भरा हुआ है इन नेताओं के प्रति। विदेशी ताकतें एक हद तक आपको क्या कर सकती है? मॉनेटरी सपोर्ट दे सकती है। ये जो बार बार बात की जाती है कि विदेशी ताकतों का हाथ है, तो विदेशी ताकतें क्या कर सकती है? विदेशी ताकत पैसे दे सकती है ना। पैसे लेके आदमी सड़कों पे उतर भी जाए, पर जैसी गोली बारूद लाठी डंडे चलने लगते हैं, पैसे लिए लोग वापस भाग के अपने घरों में घुस जाते हैं। उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी, तो मैं एक दूसरी थ्योरी रखना चाहूंगा जो मैंने अपने चैनल पे भी रखा है, करंट अनप्लग बाय राजीव पे, कि ये अक्रॉस द पार्टी लाइन नेता पिटे हैं, मार खाए। तो इन पार्टियों के कार्यकर्ता कहां गए? इन्होंने अपने नेताओं को क्यों नहीं बचाया? भाई ये हम इंडिया में सोच भी सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का लीडर मार खा रहा है तो समाजवादी कार्यकर्ता उसको बचाने नहीं आएंगे, या कांग्रेस का लीडर मार खा रहा है तो उसको बचाने नहीं आएंगे, या भाजपा का लीडर मार खा रहा है तो उसके कार्यकर्ता बचाने नहीं आएंगे। नेपाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नेपाल में नेपाली कांग्रेस के जब ये शेर बहादुर देउबा को आपने देखा, बोला भी कि आर्मी प्रोटेक्ट करके जो है उसको घेरे हुई है, वो फोटो भी आया हर जगह, तो नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां थे? ओली साहब के जब मंत्रिमंडल के लोग मार खा रहे थे, तब ये कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के कार्यकर्ता कहां थे? तो पैसे यदि फॉरेन ताकतें दे सकती हैं, तो इन नेताओं ने भी तो करप्शन करके पैसे कमाए हैं। वो पैसे कहां गए? उनके कार्यकर्ता कहां गए जिनको इतने सालों से पाल रहे हैं? तो कहने का अर्थ है कि देखिए, पैसा जो है या कोई भी ताकत जो है, विदेशी ताकत हो चाहे घरेलू ताकत हो, वो एक हद तक ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है,
या आंदोलन को स्टिमुलेट कर सकती है। उसके बाद तो जनता का खुद का आक्रोश और गुस्सा है। जनता में यदि गुस्सा और आक्रोश रहेगा तो सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार रहेंगे, और जनता में गुस्सा और आक्रोश नहीं रहेगा तो घर में बैठ के टीवी देखेंगे, आराम से घर में बैठ के यूट्यूब देखेंगे, वो नहीं सड़कों पे उतरेंगे। इतना ही अंतर है। जी कमल जी। अगर हम भारत के संदर्भ में विचार करें तो ये जो नेपाल का घटनाक्रम हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में प्रशासन में बैठे लोग थे उनको उसका अंदाजा था, यानी कि भारत सरकार के जो लोग हैं उनको उसका अंदाजा था, या उनके लिए भी आपको लगता है कि चौंकाने वाली ही बात थी जैसे आम जनता हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए थी? एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि क्या आपको लगता है कि इसने भारत में भी कुछ लोगों को चिंता में डाल दिया है कि कहीं हमारे देश में भी, हमारे आस पड़ोस में हर जगह ऐसा हो रहा है, हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए? और अगर नहीं आपको लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है और नहीं हो सकता है तो कृपया उसके कारणों के बारे में भी हमें बताएं। देखिए, आपने जो बोला इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और गवर्नमेंट को पता था क्या, अब मुझे मालूम नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर एक वीडियो घूम रहा है जहाँ पे कोई लकी बिस्ट नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंट कहता है, और उसका ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्टेटमेंट दे रहा है कि 1 महीने बाद नेपाल में तख्ता पलट हो जाएगा, और ये 1 महीने पुराना वीडियो है। अब मैं इसकी वैधता, ये कौन है लकी बिस्ट, पहले तो मैं जानता नहीं हूँ। यदि दर्शकों में से कोई जानता होगा तो कृपया करके, मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209, इस पे मुझे उनकी जानकारी दी जाए कि ये है कौन व्यक्ति। ये जो वीडियो है ये फर्जी वीडियो है कि ये वीडियो में दम है, ये इसकी वैधता जो है ये मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। कल रात में मेरी और आपकी इस संदर्भ में बात भी हुई है। जी, आप भी बहुत आश्चर्यचकित थे, आपने भी वो वीडियो देखा है। तो यदि तो ये वीडियो सही है तो फिर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था, और यदि ये वीडियो फ्रॉड है, फर्जी है, तो फिर कोई बात करने, इस पे चर्चा करने का कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरा आपने सवाल पूछा कि क्या ये भारत में भी ऐसा हो सकता है या भारत के प्रशासन को इससे कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ इस तरीके की घटनाएं भारत में दोहराई जा सकती हैं क्या, क्योंकि आसपास के मुल्कों में ऐसा हो रहा है, विगत 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कमल जी कि इसकी संभावना भारत में बहुत कम है, और उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो मैंने मेरे चैनल पे बनाया है, डाला है, 2 दिन पहले पोस्ट किया है। उसका सार मैं यहाँ बता देता हूँ। सार ये है कि सबसे पहले तो जिन भी राष्ट्रों में आंदोलन हुए वो बहुत छोटी इकोनॉमी थे। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो तो ये $450 बिलियन 6 से $600 बिलियन के आसपास की है। बांग्लादेश की इकोनॉमी भी $450 बिलियन के आसपास की है। श्रीलंका और नेपाल की इकोनॉमी भी कुछ 400 और 250 बिलियन डॉलर के आसपास में। तो छोटी इकोनॉमीज में जो उस देश के कैपिटलिस्ट हैं वो कुछ गेम कर सकते हैं प्रचार तंत्र के माध्यम से, या पैसे देके, या अपनी पैरेलल जो उन्होंने सेना खड़ी की है उसके माध्यम से, या अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरीके से धन, हथियार, हर तरीके की चीजें मुहैया करा के। परंतु भारत जो है ये बहुत ही विशाल देश है, इसमें कई सारे राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और सबकी जीडीपी अलग अलग टाइप की है, ठीक है। तो भारत में, और सबकी राजनीतिक सोच भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग टाइप की है। जैसे आप साउथ इंडिया उठा के देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कमजोर है इन राज्यों में, ठीक है। वहीं आप अगर मध्य या पश्चिम भारत देखेंगे तो वहां पे आपको कांग्रेस बहुत कमजोर नजर आएगी, या उत्तर भारत देखेंगे तो वहां भाजपा आपको कमजोर नजर आएगी, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू हो, जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल हो। तो कहने का अर्थ है कि भारत में इसके चांसेस कम है, पहला क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है। दूसरा ये है कि यदि भारत के आंदोलनों का आप रिसर्च करें आजादी के बाद से, तो आप ये पाएंगे कि भारत में बड़े बड़े जन आंदोलन तभी हुए जब कांग्रेस सत्ता में रही है और जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। तो आंदोलन खड़े करने के लिए एक अलग तरीके का टैलेंट या एक्सपर्टाइज चाहिए जो कांग्रेस के पास में नहीं है, जो आज विपक्ष में बैठी है, ठीक है। और जो सत्ता पक्ष में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, उसका काम ही है कैसे आंदोलन करना है,
उसके पास में वो एक्सपर्टाइज है। कांग्रेस 60 साल शासन करने वाली पार्टी है, तो उसको कैसे शासन चलाना है उसकी एक्सपर्टाइज वो है। भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से उपद्रव मचाना, आंदोलन करना, उसकी वो उस चीज में एक्सपर्टाइज है। तो यदि क्लास के सबसे ज्यादा बदमाश बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए तो क्लास में अपने आप ही शांति आ जाती है, ये हमने देखा है। तो वैसे ही आज की डेट में जो सत्ता में बैठे हैं, वो सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं जो जन आंदोलनों से उभरे हैं। आप देखिए अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, उसमें भी कहा जाता है कि भैया आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, पर्दे के पीछे वही लोग थे। फिर जेपी का आंदोलन हो, हम सभी को पता है कि जनसंघ ने उसमें क्या भूमिका निभाई। अन्ना आंदोलन और जेपी आंदोलन के बीच का जो आंदोलन रहा है, कार मूवमेंट, हिंदू ये अयोध्या मंदिर मूवमेंट, वो मूवमेंट भी जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तब हुआ, और बीजेपी जो थी वो विपक्ष में थी तब वो डेवलप हुआ। तो ये जो आंदोलन जो खड़े होते हैं, ये तभी होते हैं जब भाजपा विपक्ष में रहती है। जब कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो ऐसे सत्ता को डिस्टेबलाइज कर देने वाले आंदोलन जो हैं ये ना के बराबर देखे गए। जब जेपी का आंदोलन हुआ तो हमने देखा इंदिरा गांधी की अच्छी खासी बड़ी लीडर थी, पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे। इंदिरा गांधी की सरकार को जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया। जब अयोध्या मंदिर का मूवमेंट हुआ तो हमने देखा कांग्रेस उसके बाद से कंसिस्टेंटली कमजोर हुई और कभी 272 उसको सीट नहीं मिली, और भाजपा किस तरीके से उसके बाद उभरी है। और जब अन्ना आंदोलन हुआ तो हमने देखा कि पैन इंडिया में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फैलाव हुआ, और 2014 में मोदी जी जो है पूर्ण बहुमत के साथ में, 1984 के बाद में पहली कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में कोई पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो वो आए। तो कहने का अर्थ है कि भाजपा आज की डेट में सत्ता में है, तो मुझे चांसेस दिख नहीं रहे कि भारत में इस तरीके का कोई आंदोलन हो, क्योंकि भाजपा विपक्ष में रहती है तो आंदोलन होते हैं, भाजपा पक्ष में है तो आंदोलन के चांसेस कम है। एक और बड़ा रीजन मैंने उसमें दिया था जो मैं भूल गया बताना, अभी कहता हूं। भाजपा के काफी सारे अनुषांगिक संगठन है, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये सब बड़े उपद्रवी संगठन। तो भाजपा के लीडर्स को और भाजपा पार्टी को इनका एक अम्ब्रेला, एक प्रोटेक्शन, एक छतरी मिली हुई है, जिसके नीचे जो है इनको एक प्रोटेक्शन मिलता रहता है इन अनुषांगिक संगठनों के। कांग्रेस के पास में ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ठीक है, इसीलिए कांग्रेस के टाइम में मूवमेंट खड़े हो जाते हैं। भाजपा के पास में अनुषांगिक संगठन है जो खुद 50 लाख लोगों को सड़कों पे उतार देंगी यदि कोई और दूसरा आंदोलन करने जाएगा तो वो तो गृह युद्ध जैसी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये भी कारण है कि भाजपा के टाइम में कोई जन आंदोलन नहीं होते, क्योंकि आंदोलन करने वाले लोगों को पता है कि इन नेताओं को बचाने के लिए जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो है इस सामने आके खड़ा हो जाएगा। जी, हम क्या ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो दलीय राजनीति है उसकी जड़ें काफी गहरी हैं, और लोगों को काफी हद तक ये भरोसा है कि वे चाहें तो चुनावी पद्धति से बदलाव कर सकते हैं। अगर वो किसी सरकार को नापसंद कर रहे हैं, उनकी नजर में वो सरकार भ्रष्ट है, तो उसमें वो बदलाव ला सकते हैं। और इस लिहाज से जो अभी देश में स्थिति है कि विपक्षी दल लगातार इस चीज को उठा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वो एक गंभीर मसला बन जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारे देश में राजनीतिक दलों की मजबूत स्थिति है या संस्थाओं की कुछ हद तक वैधता है, क्या उसे भी हम एक तरीके से एक निश्चिंत होकर देख सकते हैं कि अच्छा इसके कारण से कभी इतनी अराजकता हमारे देश में नहीं आ सकती है, क्योंकि लोगों का भरोसा उसमें कायम है? और भविष्य में भी ऐसा रहेगा क्या? आपको इसकी संभावना भी दिखती है या उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह है? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि रिवेंज जो है एक डेमोक्रेसी में, जनता को रिवेंज बैलेट बॉक्स से ही लेना चाहिए, बुलेट से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। रिवेंज यानी बदला लेने का मौका हर व्यक्ति को मिलता है प्रजातंत्र में बैलेट बॉक्स द्वारा। तो आप अपने मत द्वारा जो है रिवेंज बदला ले सकते हैं। परंतु आपका ये कहना कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत थे, परंतु विगत 11 वर्षों में हमने देखा है कि हर तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक तरीके का शरण आया है, कमजोरी आई है,
ये जो है वो छिन्न भिन्न हुए, ठीक है। और इसीलिए कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी महान पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि वोट चोरी इस देश में हो रहा है। यदि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं स्ट्रांग रहती, मजबूत रहती और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्ट्रांग रहते तो इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। ये कैसे है कि महाराष्ट्र में 60 लाख लोगों के नाम ऐड या डिलीट हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। इतने ही लोगों के नाम ऐड या डिलीट जो है वो 5 साल में हुए थे, जो चीज 6 महीने के अंदर में हुई। ये कैसे संभव है? तो ये कहना कि भाई हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है इसलिए इस तरीके का आंदोलन हो नहीं सकता, ऐसे आंदोलन तो हुए हैं भारत में, पहले हुए हैं। वो हथियार नहीं उठाए, वो बात सही है, पर आंदोलन तो हुए हैं और उन आंदोलनों ने बैलेट बॉक्स के द्वारा अपना गुस्सा भी जो है वो भी निकाला है, ठीक है। पर आंदोलनों का इतिहास भारत में रहा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी के बदले यदि कांग्रेस आज की डेट में सत्ता में रहती तो हो सकता था कि हम एक और आंदोलन देखते, क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लूपहोल है वो यही है कि उनके पास में कोई आइडियोलॉजिकल पैरेलल सेना नहीं है, ठीक है। अगर कल को 60 लाख लोग सड़कों पे उतर जाएं तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो भी अपने 60 लाख लोगों को उतार दे। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं ये बता रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इसके लोग जो हैं उपद्रव के तौर पे सड़क पे आके बीजेपी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बीजेपी के नेताओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, वैसा उस तरीके का किसी भी तरह मैं नहीं देखता हूं कि कोई प्रोटेक्शन छतरी जो है वो कांग्रेस के नेताओं के पास में है। और ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिस पर कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले सप्ताह सामने आया, उसमें एक चीज तो ये लगी कि जो ट्रंप प्रशासन है वो धीरे धीरे करके भारत के प्रति अपने नजरिए में थोड़ी नरमी ला रहा है। कम से कम समाचार पत्रों से ऐसा लगा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही किसी बयान के समर्थन में एक ट्वीट जारी किया। इसका क्या ऐसा हो रहा है? पहली बात तो ये है, आपका ऐसा मानना है कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम समझना चाहेंगे। दूसरा, अगर ऐसा हो रहा है या इसके कुछ संकेत हैं तो इसके क्या कारण है? क्या इसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ हद तक चुनौती का सामना कर रहे हैं अपने देश में सुप्रीम कोर्ट से, या फिर कुछ उनके खिलाफ कुछ विद्रोह जैसा दिख रहा है कि उनके एक समर्थक की हत्या कर दी गई? इस तरह के कारण इसमें हो सकते हैं क्या? आप इसे कैसे देखते हैं? आप चार्ली केक की हत्या की बात कर रहे हैं। देखिए, इससे तो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन और स्ट्रांग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप वीक स्थिति में नहीं है कि वो भारत को रियायत दें। नरेंद्र मोदी वीक स्थिति में है और वो अमेरिका को रियायत दे रहे हैं। इसका जो है आपको नुमाइश मिल चुकी है। जो इन्होंने कॉटन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सटेंड किया कि भैया इम्पोर्ट ड्यूटी कट जो है एक्सटेंड किया दिसंबर तक, जो पहले सितंबर एंड में खत्म हो जाना चाहिए था, वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में एक सिग्नल है कि भैया हम आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, आप हमको अकोमोडेट कीजिए। 2 कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं आपसे मित्रता के संधि करने के लिए, तो 1 कदम आप भी आगे बढ़ाइए। तो इस गलत फहमी में भारत के किसी नेता को या किसी भी पत्रकार को नहीं रहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप वीक स्थिति में है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रांग स्थिति में है। उनके पास में भी वो छतरी है, जिस छतरी की बात मैं कर रहा हूँ भारत में, प्रोटेक्शन वाली छतरी जो बीजेपी के नेताओं के पास में है, वैसी उनके पास में भी मागा की एक बहुत बड़ी छतरी है, जिसके जो लोग जो हैं वो मरने मारने के लिए उतारू हो जाएं सड़क पे, उनके लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जान निछावर करने के लिए जो है तैयार हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से वीक स्थिति में नहीं है, आप एक चीज को समझिए। दूसरा, जो भारत के अखबारों में खबरें छप रही हैं वो सब गवर्नमेंट द्वारा प्लांटेड है, उसमें कोई दम नहीं है। तीसरी चीज, यदि किसी भी तरीके की संधि होती है तो आप समझिए कि भारत ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई रियायत दी है, जो पब्लिक डोमेन में ये लोग बाद में चुपके से डालेंगे। बिना भारत से किसी भी तरीके की रियायत लिए हुए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर भारत के खिलाफ शुरू करते ही नहीं। भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर शुरू किया है वो अगर पीछे हटेंगे,
बिना कुछ लिए हुए तो बहुत ही वीक नजर आएंगे, तो वो वैसा करने नहीं वाले हैं। तो 100% ये बात आप मान के लिख के रख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बहुत बड़ी रियायत भारत से लेने वाले हैं आने वाले दिनों में, यदि किसी तरीके की संधि होती भी है तो। जी कमल। एक अन्य घटनाक्रम हुआ यूरोप में कि फ्रांस में की सरकार गिर गई, वहां पर एक नई सरकार की गठन की प्रक्रिया को शुरू करना पड़ा। इस घटना का कोई खास महत्व है या वहां की हम अंदरूनी राजनीति में हो रहे उथल पुथल के संदर्भ में इसे देखें? और अगर हमें इसे इस रूप में देखना है तो आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें और हमें बताएं कि हम उसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए, फ्रांस में जो आंदोलन हो रहे हैं उसका रीजन जो है वो आर्थिक बहुत बड़ा है। फ्रांस का डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो हो गया 114%। फ्रांस का फिस्कल डेफिसिट जो है वो है 5.8%, यानी आमदनी 98 है, खर्चा रुपया है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने बोला कि ये फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हम जो है बजट कट करेंगे, वेलफेयर स्कीम्स कट करेंगे, ठीक है, यानी बजट ऑन वेलफेयर स्कीम्स जो है वो कट करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स जो है वो कम करेंगे, वेलफेयर स्कीम्स। इस पे जनता वहां की चिढ़ गई है। जनता इसलिए चिढ़ गई है क्योंकि जैसे मैक्रोन साहब 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, 35% से कुछ 25% कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ जनता के ऊपर में गैसोलीन टैक्स लगा दिया। उससे डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया तो पब्लिक और चिढ़ गई। तो मैक्रोन को वहां माना जाता है कि ये पूंजीपतियों के, कैपिटलिस्ट के प्रेसिडेंट है। तो जब तक मैक्रोन रहेंगे, जब तक वेलफेयर स्कीम्स कट होती रहेगी, जब तक कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां आती रहेंगी, तब तक हम देखेंगे कि वहां पे एक डिस्टेबलाइज जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जी कमल जी। कमल जी, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी सांस फूल जा रही है बोलते बोलते, तो नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपने तबीयत खराब होने के बावजूद हमसे बातचीत की और इतनी सारी जानकारी दी, तो ये हमारे दर्शकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आपके सारे जवाब काफी एक इंसाइट से भरे होते हैं जो कि इस विषय पर और आगे विचार करने या देखने के लिए कम से कम मुझे प्रेरित करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते जब मिलेंगे तो जो भी घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर हो रहा होगा उससे समझने की कोशिश करेंगे, उसके आर्थिक पहलुओं को और भारत पर होने वाले उसके प्रभाव को हम समझने के लिए राजीव रंजन जी से बातचीत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। राजीव रंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।